नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। चिराग पासवान की मुसलमानों से अपील, बंधुआ वोट बैंक बनकर रहे तो नहीं मिलेगी सरकार में भागीदारी। कहा इस बार भी मुस्लिम नेतृत्व देने को तैयार नहीं आरजेडी। पिता रामविलास पासवान के मुस्लिम प्रेम का किया जिक्र। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर लगा तेजस्वी का नया पोस्टर। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा तेजस्वी के राज में होगा सिर्फ अपराध और भ्रष्टाचार। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर होने के बावजूद पाकिस्तान को नसीहत, टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर रहेगी लगातार नजर। नहाय खाए के साथ शुरू हुआ छठ महापर्व। बिहार समेत देश भर में गूंजने लगे छठी मैया के गीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। और खेल की खबरों में सिडनी वनडे में भारत के खिलाफ अच्छी शुरुआत के बाद लड़खड़ाई ऑस्ट्रेलियाई पारी। सिराज, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर ने दिलाई शुरुआती सफलता। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। बिहार में महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित किया गया। इस घोषणा के साथ ही मुस्लिम समुदाय की तरफ से अपनी भागीदारी की मांग उठाई जा रही है। कुछ मुस्लिमों ने सोशल मीडिया में महागठबंधन के फैसले की आलोचना की। इसके लिए उन्होंने अपनी जनसंख्या का हवाला दिया। डेप्यूटी सीएम फेस को लेकर जारी बहस के बीच लोजपा रामविलास के चीफ और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुस्लिमों को अपने पिता रामविलास पासवान के उस फैसले की याद दिलाई जिसमें उन्होंने बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी। चिराग ने इस बात को लेकर दुख जताया कि इसके बावजूद बिहार के मुसलमानों ने उनकी पार्टी का साथ नहीं दिया। चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि 2005 में मेरे नेता मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी। तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। आरजेडी 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था। आज 2005 में भी ना मुस्लिम मुख्यमंत्री 2025 में भी ना मुस्लिम मुख्यमंत्री देने के लिए तैयार है, ना उप मुख्यमंत्री। अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी? बिहार चुनाव में सियासी जंग कई मोर्चों पर लड़ी जा रही है। रैलियों से लेकर पोस्टर वॉर तक। इसी कड़ी में आज आरजेडी ने पटना स्थित अपने कार्यालय के बाहर तेजस्वी यादव का नया पोस्टर जारी किया। तेजस्वी के पोस्टर पर बिहार का नायक लिखा हुआ था। हालांकि विवाद तब और शुरू हुआ जब गुरुवार को महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मंच पर लगे पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर नजर आई। महागठबंधन के अन्य नेताओं को जगह नहीं दी गई। इस पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने तंज कसते हुए कहा था कि बिहार में वोट राहुल गांधी की तस्वीर पर पड़ने वाला है, किसी और पर नहीं। वहीं भाजपा ने भी मौका नहीं गंवाया। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर निशाना साधते हुए लिखा कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकिन तस्वीर सिर्फ एक। राहुल गांधी और कांग्रेस का सम्मान चोरी। क्या कांग्रेस को उसकी औकात दिखा दी गई? यानी पोस्टर ने बिहार की राजनीति में नई हलचल मचा दी। सवाल उठ रहा है कि महागठबंधन में असली चेहरा किसका है? केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नित्यानंद राय ने महागठबंधन के सीएम फेस और राघोपुर विधानसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार तेजस्वी यादव के 20 साल में जो नहीं हुआ वो 20 महीने में पूरा करने के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि 20 महीने में विकास के बजाय वापस जमीन हड़पने और अपहरण उद्योग को वापस लाने का काम किया जाएगा। 20 महीने में वो कर दिखाएंगे, लेकिन करेंगे क्या? अपहरण करवाएंगे, डकैती करवाएंगे, गरीबों का जमीन हड़पवाएंगे, दुकान लुटवाएंगे, मछुआरों का जलकर लुटवाएंगे। इसलिए जो काम एनडीए सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में 20 साल में बिहार में हुआ है वह तो करेंगे ही नहीं। उनके सोच में विकास है ही नहीं। महिलाओं का उत्थान, गरीबों का उत्थान, किसानों का उत्थान और युवाओं का उत्थान उनके नियत में है ही नहीं।
बिहार चुनाव की सरगर्मियों के बीच जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार अपने बेटे ऋतुराज के साथ हाल ही में जेडीयू में शामिल हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि मगध और शाहबाद रेंज में महागठबंधन का सूपड़ा साफ होगा। हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने डॉक्टर अरुण कुमार से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। जहानाबाद के पूर्व सांसद और जेडीयू के नेता अरुण कुमार जी हमारे साथ है। टिकट बंटवारे को लेकर जिस तरीके से आ रही है, समस्याएं आ रही है, मीडिया में जो बातें चल रही है, रत्नेश सदा का टिकट कट गया, लेकिन रत्नेश सदा का नाम आया है इसमें, तो ये जो चीजें मीडिया में चले उसका आप कैसे प्रतिकार करेंगे सर? प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब भी एलाइज के साथ हम चुनाव लड़ते हैं तो उसमें कहीं न कहीं उनका व्यक्तिगत स्वार्थ हर लोगों का होना भी चाहिए। स्वार्थ पर ही विकास की प्रक्रिया चलती है, लेकिन इस प्रक्रिया में जितना डिसिप्लिन पार्टी समता पार्टी से जेडीयू की जो यात्रा हुई है वो है, उसमें कोई महागठबंधन जैसी लीला नहीं होने वाली है। ये चल रहा है, थोड़ा बहुत लास्ट तक भी चलता रहेगा, बट दैट विल पे। एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा नाराज है, महुआ की सीट उनको नहीं दी जा रही है। इसके अलावा और भी रामविलास पासवान के जो सुपुत्र है चिराग पासवान, वो भी उनको भी लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा सीटें प्राप्त कर ली है। सब लोग मिल करके अंतर मन से सोचेंगे, जहां त्रुटि रह गई है उसको दूर करें। मगध और शाहबाद में बुरी तरीके से हार हुई थी, खासकर एनडीए की, और मगध और शाहबाद में आपकी पकड़ है। कैसे एनडीए को सर आप मजबूत करेंगे? मजबूत करना नहीं है, मजबूत हो गया, मैसेज चला गया। जो लोग जेडीयू के वर्कर भी सोए हुए थे, अति उत्साह है। हम वर्कर की आवाज हैं, वर्कर की लड़ाई लड़ते हैं, तो जेडीयू उस बात को स्वीकार किया, हमने भी स्वीकार किया। और मैं आपको जो सबसे कमजोर इलाका जिसको पूछते हैं मगध और शाहबाद में महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो जाएगा। अरुण कुमार का दावा है कि इस बार मगध और शाहबाद रेंज में एनडीए महागठबंधन को धूल चटा देगी। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, पटना। आज भी बिहार में ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार करने वाले हैं। शाह आज खगड़िया, मुंगेर और नालंदा में हुंकार भरेंगे। खगड़िया में जननायक कर्पूरी ठाकुर मैदान में उनकी पहली रैली होनी है, जहां वो अलौली, खगड़िया, बेलदौर और परबत्ता सीट के लिए प्रचार करने वाले हैं। खगड़िया जिले के अलौली विधानसभा सीट पर जेडीयू ने रामचंद्र सदा को उतारा। खगड़िया सीट से एनडीए प्रत्याशी बबलू कुमार मंडल चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद वो मुंगेर में जनसभा करेंगे। मतदाताओं से तारापुर, मुंगेर, जमालपुर, सूर्यगढ़ा विधानसभा के लिए एनडीए के समर्थन में वोट देने की मांगने की अपील करेंगे। अमित शाह की आज तीसरी जनसभा नालंदा के श्रम कल्याण मैदान में होनी है। इससे पहले कल अमित शाह ने सिवान और बक्सर में आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन के सीएम दावेदार तेजस्वी यादव भी आज धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। एक तरफ नीतीश कुमार आज डुमरांव में रैली करेंगे, वहीं तेजस्वी यादव खगड़िया में प्रचार की कमान संभालने वाले हैं। नीतीश आज नई सोच के साथ नया बिहार बनाने। नीतीश आज डुमरांव की जनता में उनकी पार्टी के प्रत्याशी राहुल कुमार के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। वहीं तेजस्वी आज खगड़िया जिले के गोगरी, संसारपुर, अलौली और ब्रह्मपुर में महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। नीतीश जहां अपनी रैलियों में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनी तो हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी और साथ ही साथ संविदा कर्मियों की नौकरी पक्की हो जाएगी। और अब बात छठ महापर्व से जुड़ी हुई, जिसकी शुरुआत आज से हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक संदेश में कहा कि नहाय खाए के पावन अनुष्ठान के साथ आज से 4 दिवसीय महापर्व छठ का शुभारंभ हो रहा है। हमारी संस्कृति का ये विराट उत्सव सादगी और संयम का प्रतीक है, जिसकी पवित्रता और नियम निष्ठा अतुलनीय है। इस पावन अवसर पर छठ के घाटों पर जो दृश्य दिखाई देता है,
उसमें पारिवारिक और सामाजिक सद्भाव की अद्भुत प्रेरणा होती है। छठ की प्राचीन परंपरा का हमारा समाज पर बहुत गहरा प्रभाव रहा। आज विश्व के कोने कोने में छठ को संस्कृति के महाउत्सव के रूप में मनाया जाता है। पूरी दुनिया में रहने वाले भारतवंशी परिवार इसकी परंपराओं में पूरी आत्मीयता से सम्मिलित होते हैं। मेरी कामना है कि छठी मैया सबको अपना भरपूर आशीर्वाद दे। देश के अलग अलग हिस्सों में 4 दिवसीय आस्था का महापर्व छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू हुआ। सूर्यदेव को समर्पित ये पर्व प्रकृति की पूजा और स्वच्छता का प्रतीक है। कल खरना पूजन के साथ 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। सोमवार शाम को अस्ताचलगामी सूर्य और मंगलवार को सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर इसका समापन होगा और बिहार की राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में छठ महापर्व को लेकर उल्लास है। हम लोग पूरे साल इंतजार करते हैं कि छठ पूजा आए। हम लोग पूरा उत्सुकता के साथ इंतजार में लगे रहते हैं, पूरी तैयारी करते हैं। दशहरा के बाद से ही ये सब शुरू हो जाता है, साफ सफाई पूरा ये करना। आज नहा खा है, बहुत उत्सुकता रहती है, बहुत अच्छा एक्साइटमेंट में सब कुछ हो जाता है। इसका एक हमारा एक इमोशन जुड़ा हुआ है, हमारी फीलिंग्स जुड़ी है, हमारा कल्चर सब कुछ। छठ एक नेचर को किया हुआ पूजा है। हम नेचर को धन्यवाद देते हैं जो भी वो हमें देते हैं। हम सूर्य की पूजा करते हैं, हम जल की पूजा करते हैं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं। हम प्रकृति को धन्यवाद देते हैं और बदले में हम उनसे मांगते हैं कि प्रकृति हम सबके जीवन में खुशहाली दे। बूढ़े बच्चे जवान सभी कर लेते हैं, इसमें सबका सहयोग रहता है, तो इमोशन ही तो है ये। कहेंगे कि हम ये हमारी ज़िंदगी का उतार चढ़ाव दोनों है। आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि आप यदि आप नीचे हो रहे तो डरिए मत, उत्साह के साथ ऊपर उठिए, है ना, यही है। उगता सूर्य का तो सब पूजा करते हैं, हम लोग डूबते सूर्य का भी पूजा करते हैं। तो और नेचर जैसे कि सूर्य ही हमें सब कुछ देते हैं और गंगा जी, ये बहुत मान्यता रखता है हम लोगों को। और वहीं पटना एयरपोर्ट पर उतरते ही आपको छठ की छटा देखने को मिलेगी, जहां दीवारों पर छठ पूजा की उकेरी हुई तस्वीरें विहंगम दृश्य पैदा करती हैं। माथे पर डाला हुआ दौड़ा, हाथों में सूप, पानी में खड़ी महिलाएं आपको छठ घाट पर होने का एहसास करवाती हैं। छठ की इसी छटा के अनुपम संसार को हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने कुछ मुसाफिरों के साथ समझने की कोशिश की। आइए आपके साथ करते हैं साझा। अब बिहार ही नहीं, संपूर्ण देश में छठ पूजा का क्रेज है और पटना एयरपोर्ट पर आप जैसे ही उतरते हैं तो छठ की ये मनोहारी छटा आपको देखने को मिलती है, जहां पानी है, सूप है, डाला दौरा है और माताएं बहनें जो हैं वो पूजा करते हुए आपको बखूबी नजर आती हैं, जो ये दिखाता है कि बिहार में हम मौजूद हैं। और बिहार के लोग इस मनोहारी छटा के बारे में क्या सोचते हैं? हम लोग को श्रद्धा है पूजा करने का, बहुत हम छठ पूजा बहुत धूमधाम से हम लोग करता है। अच्छा। हाँ, पूरे परिवार इकट्ठा होता है, उसके बाद हम लोग पूजा करता है। ये पर्व बहुत शुद्ध पर्व होता है सर, ये सब बहुत भगवान लोग पूजा करता है, लोग शुद्धि से कोई लापरवाही लोग नहीं करता है सर। इस त्योहार की अपनी एक निष्ठा, अपनी एक परंपरा और अपनी संस्कृति भी है, जिसमें कोई फैब्रिकेशन नहीं है, यानी कोई बनावटीपन नहीं है। इसमें तमाम जिन चीज़ों का उपयोग होता है इस त्योहार में वो बिल्कुल पारंपरिक होते हैं, देसी होते हैं। और शायद यही वजह है कि फल फूल और जो गेहूं आटा जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, माताएं बहनें स्वयं उसे तैयार करती हैं, डाला दौरा और सूप पर उसे चढ़ाकर और फिर प्रकृति की गोद में जाकर डूबते हुए सूरज की श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं और फिर अगले दिन अहले सुबह उगते हुए सूरज को प्रणाम कर इस त्योहार का समापन हो जाता है। आज के जो नौजवान हैं, आज की जो पीढ़ी है, वो निश्चित तौर पर पटना एयरपोर्ट पर आकर इन दृश्यों को बखूबी देख सकते हैं और अपनी परंपरा को एक बार फिर जीवंत भी कर सकते हैं। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ पटना एयरपोर्ट से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। तो छठ पूजा को उत्तर भारत में बेहद खास पर्व माना जाता है। श्रद्धालुओं के लिए ये पर्व नई उम्मीदें लेकर आता है। 4 दिन तक मनाए जाने वाले इस पर्व से
करोड़ों लोग जो हैं उनकी श्रद्धा और आस्था जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं छठ पूजा के महत्व और इतिहास के बारे में। उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार और झारखंड में मनाया जाने वाला छठ केवल एक पर्व ही नहीं है, बल्कि महापर्व है जो कुल 4 दिन तक चलता है। दरअसल छठ पूजा सूर्य देव की कृपा पाने के लिए की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है और जिन महिलाओं को संतान नहीं होती है उनके लिए ये पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसी मान्यता है कि छठ पूजा के जरिए सूर्य देव को प्रसन्न करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। लोक परंपरा के मुताबिक सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ पर्व के अवसर पर सूर्य की आराधना की जाती है। छठ पर्व शुरू होने के पीछे कई सारी कहानियां प्रचलित हैं। पुराण में छठ पूजा के पीछे राजा प्रियव्रत की कहानी है। पुराण में कहा गया है कि प्रथम मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की कोई संतान नहीं थी। राजा के पुत्र प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने यज्ञ कराया और राजा की पत्नी मालिनी को आहुति के लिए बनाई गई खीर खाने को दी। इससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति तो हुई, लेकिन पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। इस घटना से राजा और रानी को गहरा आघात लगा और वे स्मशान में जाकर पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। कहते हैं उसी समय भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि वो सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हैं, इसी कारण वो षष्ठी कहलाती हैं। उन्होंने राजा को बताया कि उनकी पूजा करने से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। उन्होंने ऐसा करने वाले को इच्छा के अनुरूप फल की प्राप्ति का वरदान दिया। इसके बाद राजा ने पुत्र की कामना से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। माना जाता है कि राजा ने ये पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को की थी, तभी से छठ पूजा इसी दिन की जाती है। छठ से जुड़ी एक और मान्यता के अनुसार इसकी शुरुआत महाभारत कालीन है। इसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा कर छठ पर्व का आरंभ किया था। भगवान सूर्य के भक्त कर्ण प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। इसके साथ ही षष्ठी और सप्तमी की तिथि को वो विशेष पूजा अर्चना करते थे। ऐसा माना जाता है कि छठ पर्व पर अर्घ्य दान की परंपरा तभी से प्रचलित हुई। दरअसल भौगोलिक रूप से सूर्य पुत्र कर्ण का संबंध बिहार के भागलपुर से है, इसलिए माना जाता है कि सूर्य पुत्र कर्ण के कारण ही बिहार में छठ पूजा की शुरुआत हुई। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो भारत का उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र कृषि प्रधान है और कृषि सूर्य पर निर्भर करती है। इसलिए भी सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए इस पूजा को किया जाता है। भारत में हमेशा से प्रकृति की पूजा की परंपरा रही है। सूर्य देव को अर्घ्य देकर छठ पूजा का प्रचलन भी इसी परंपरा का एक हिस्सा है। हिंदू धर्म के अनुसार छठ माता भगवान सूर्य की छोटी बहन है, इसलिए उनकी लाडली भी हैं। लाडली होने के कारण वे बात बात पर रूठ जाती हैं और इनको खुश करने के लिए ही सूर्य देवता को प्रसन्न किया जाता है। इस पवित्र व्रत को लगातार करने से जीवन में न केवल सुख संपत्ति और शांति मिलती है, बल्कि यश, पुण्य और कीर्ति की भी प्राप्ति होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन से जुड़ी हुई, जहां नई दिल्ली में 30 और 31 अक्टूबर को चलिए छठ से जुड़ी खबर पहले आपको दिखाएंगे, फिर इस खबर के बारे में करेंगे चर्चा। शुरुआत हो गई हो और ऐसे में व्रतिया यहाँ पर देख पा रहे हैं आप अपना जो शुरुआत है यानी नहाए खाए के साथ इस महापर्व की तैयारियों के बीच ये खूबसूरत तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं पूजा की, और ये गाना भी आपको सुनवाते हैं जरा। झाके झुके के लबा के पात पर उगेला सूरज माँ झाके झुके करेलू छठ बरतिया से लागे करेलू छठ बरतिया से लागे हमरो जे बेटा बाकी ने सन बेटा बाकी उनके लागे हम जे बेटा
बेटा बाकी उनके लागे करेलू छठ बरतिया से उनके लागे है बरतिया सिंगरा लागे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागे। मैम, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इस बार ये जो त्योहार है और व्यवस्था है दिल्ली सरकार की, उसे आप कैसे देख पा रहे हैं? भैया एक मिनट, जैसे कि जो हम लोग तो बहुत बार आते हैं, शुरुआत से जब से हम लोग दिल्ली में आए हैं तब से हम लोग यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं। मत बहुत गंदगी मिलते थे, बहुत यहाँ पे व्यवस्था बिल्कुल नहीं था, मगर इस बार रेखा दीदी से हम लोग को जो बहुत उनको धन्यवाद करते हैं रेखा गुप्ता गुरु दीदी से कि जो इस बार उन्होंने बहुत अच्छा हम लोगों के लिए व्यवस्था किया है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। रेखा दीदी को और रेखा गुप्ता बहन को छठी मैया आशीर्वाद दे के और आगे भी बढ़े और आगे ऐसे काम करे हम लोगों जनता के लिए कि वो आगे फिर ये काम में उसको पूरा होगा हर चीज। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? तिलक नगर से 80 गज चौखंडी के एरिया से हम लोग आए हुए हैं, तो हम लोगों को यहाँ के व्यवस्था बहुत सुंदर लगा है। हम लोग आधे रास्ते से ऐसे लग रहा था कि जो ऑटो वाला लेके आगे हम सोचे कि यहाँ पे नहीं जाएंगे, मगर हम लोग जब यहाँ पे आए हैं, यहाँ का ये नज़ारा देखे हैं तो बहुत सुंदर लगा इस बार हम लोगों को। तो यही कहना चाहते हैं कि रेखा दीदी से कि हम लोगों के लिए काम आगे जैसे वो कर रहे हैं वो भी उसी तरह आगे बढ़ेंगे। हम लोग उसके सपोर्ट है, हम हर हमेशा सपोर्ट रहेंगे। तो देखिए, साफ तौर पर मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के कामों की सराहना यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं और इन्हीं के साथ ये खूबसूरत त्योहार की छठा भी दूरदर्शन के जरिए आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ अंकित मिश्रा, दिल्ली, दूरदर्शन न्यूज। आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन की, जो नई दिल्ली में 30 और 31 अक्टूबर को भारत मंडपम में आयोजित होने वाला है। इस सम्मेलन में फिलीपींस, जाम्बिया और घाना के कृषि मंत्री सहित कई देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल उत्पादकों और निर्यातकों में से एक है, जो 172 से अधिक देशों को चावल की आपूर्ति करता है। इसलिए BIRC 2025 में हितधारकों को वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। सम्मेलन के दौरान GI टैग वाले चावलों से बने उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे और चावल की नई किस्में भी जारी की जाएंगी। सम्मेलन का उद्देश्य चावल क्षेत्र में हो रहे नवाचार और तकनीक से दुनिया को अवगत कराना, किसानों, वैज्ञानिकों, निर्यातकों और खरीदार देशों को एक मंच पर लाना और भविष्य की चुनौतियों पर रोड मैप के साथ चर्चा करना है। इसके साथ ही इस आयोजन में कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स भी अपने नवाचार को प्रस्तुत करेंगे। इस आयोजन में 3000 से ज़्यादा किसान और किसान उत्पादक संगठन, 80 से ज़्यादा देश, 1000 से ज़्यादा विदेशी खरीदार, 2500 निर्यातक, मिल मालिक, इससे जुड़े उद्योगों के हिस्सा लेने की संभावना है। साथ ही 25,000 करोड़ रुपए के निर्यात समझौता ज्ञापन का अनुमान है। Rice is the foremost agricultural export from India, and we are organizing a global event, the Bharat International Rice Conference 2025, in collaboration with the Indian Rice Exporters Federation, the IREF. It is a mega event which will involve nearly 3,000 farmers, 1,000 plus foreign buyers, 3,500 exporters. There are 7 countries which are the partner countries. लेह जिला SNM अस्पताल में अत्याधुनिक कैथेटराइजेशन प्रयोगशाला की स्थापना और सफल संचालन शुरू हो गया। इससे हृदय की अच्छी देखभाल के लिए लद्दाख जैसे देश के अन्य भागों में यात्रा करते समय हृदय रोगियों के सामने आने वाली जटिलताएं और चुनौतियां अब लद्दाख में अतीत की बात हो गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उन्नत स्वास्थ्य सेवा और घर द्वार तक पहुंच प्रदान करने की दिशा में ये उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त हुई। कैथ लैब की पहली एंजियोग्राफी प्रक्रिया कॉर्नरी धमनी रोग से पीड़ित 45 वर्षीय जो रोगी हैं उन पर सफलतापूर्वक की गई। इस लैब में 2 और कार्डियोलॉजी मामलों का प्रबंधन भी किया गया है। अब आर्थिक मोर्चे से एक अच्छी खबर की बात करते हैं। भारत की मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में अक्टूबर में जबरदस्त तेजी देखी गई। PMI बढ़कर 2 महीने के उच्चतम स्तर 58.4% पर पहुंचा। सितंबर में ये जो आंकड़ा था वो 57.7 था।
अब ये नंबर्स ये साफ तौर पर बताते हैं कि भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में वृद्धि, नए ऑर्डर्स में बढ़त, उत्पादन में इजाफा और स्थिर रोजगार के साथ साथ जो स्टेबल व्यावसायिक परिस्थितियां हैं उसमें सुधार को दिखाते हैं। अक्टूबर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के बढ़ने की वजह जीएसटी दरों में कटौती भी है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 17 अक्टूबर को समाप्त जो सप्ताह रहा उसमें $4.5 अरब बढ़कर $702 अरब के पार चला गया। वहीं भारत का गोल्ड रिजर्व $6.2 अरब बढ़कर $108.5 अरब के पार गया। वैश्विक संस्था यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि ग्रे लिस्ट से बाहर होना मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग से छूट नहीं देता। FATF की प्रमुख एलिसा दे आर्ना ने यह कहा कि सभी देशों को अवैध वित्तीय गतिविधियों के खिलाफ सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान अब भी एशिया पैसिफिक ग्रुप की निगरानी में है ताकि उसके कदमों का मूल्यांकन किया जा सके। ये बयान ऐसे समय में आया जब रिपोर्ट्स में कहा गया कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन डिजिटल वॉलेट्स से फंडिंग कर रहे हैं। और अब बात क्रिकेट की। इंदौर के होलकर स्टेडियम में आज महिला वर्ल्ड कप का 5वां और वर्ल्ड कप सीरीज का 26वां मैच खेला जाएगा। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की भिड़ंत होगी। ये मुकाबला दोपहर 3 बजे से शुरू होगा और इस मैच के बाद शीर्ष पर रहने वाली टीम का सेमीफाइनल में चौथे स्थान पर रहने वाली टीम से सामना होगा। भारत फिलहाल चौथे पायदान पर है जबकि ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर मौजूद। इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया अंक के मामले में भारत से आगे हैं। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।